राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यापक विषय है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन 3 हिस्से इसके संक्षेप में हैं। अभी बातचीत हो रही थी कि अगर हमारा भविष्य, अगर हमारा भूत स्वर्णिम था तो हमारे वर्तमान में चैलेंजेस क्यों आए? मैं एक लाइन में उत्तर इसका देना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा का और भारत के स्वर्णिम भविष्य का चोली दामन का रिश्ता है। नालंदा विश्वविद्यालय 1192 में बख्तियार खिलजी ने जलाया है। 1192 में नालंदा हमारे यहाँ जला और 1190 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी, 1210 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बनी। जब हमारी नालंदा चरम पर थी तो विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 24% थी। जैसे हमारा नालंदा तक्षशिला खत्म हुआ, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बढ़े, उनकी हिस्सेदारी बढ़ती गई, हमारी हिस्सेदारी खत्म होती गई, नकद होती गई। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको मौका देती है कि आप अपने विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को, स्कूली शिक्षा को फिर उसी धरातल पर लाएं। एक दूसरा बातचीत में कमी उठ रही थी कि कमी कहां पर है। अरे जो हमको पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया नहीं गया, और जो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए हमको वो पढ़ाया गया। मैं अभी कुछ दिन पहले चित्तौड़गढ़ गया हुआ था, वहां पर लाइट एंड साउंड का शाम को एक प्रोग्राम दिखाया जाता है। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। उस 1 घंटे के कार्यक्रम में राजपूतों द्वारा लड़ी गई 10 लड़ाइयों को बताया गया, जिसमें राजपूत बड़ी वीरता के साथ लड़े, लेकिन उनको हार मिली। महिलाओं ने, रानियों ने जौहर किया। अरे राजपूत वही 10 लड़ाई नहीं लड़े थे जिसमें उनको हार मिली थी। राजपूत 50 वो लड़ाइयां भी लड़े थे जिनमें उनको जीत मिली थी, लेकिन उनकी जीत वाली लड़ाइयों को हम नहीं जानते, उनकी हार वाली लड़ाइयों को जानते हैं। शत्रु हमको 2 तरीके से जीतता है। एक शस्त्र से जीतता है, शस्त्र से जीतता है तो शरीर नष्ट होता है, लेकिन जब शत्रु आपकी प्रज्ञा नष्ट कर देता है तो आपका कुल नष्ट हो जाता है, आपकी मर्यादा नष्ट हो जाती है, आपका वैभव नष्ट हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था में गिरावट ने हमको शस्त्र से ज्यादा धारदार तलवार हमारी प्रज्ञा को खत्म करके मारा। किसी ने कहा था कि क्या करोगे जानकर इतिहास अपने मुल्क का, ये अनुवाद के अनुवाद का अनुवाद है। What is being taught to you, that is not a reality. वो करेक्ट वर्जन नहीं है जो हमें पढ़ाया जा रहा है। जो होना चाहिए वो हमको बताया नहीं गया, हमारे मन को खिन्न किया गया, हमारी प्रज्ञा को मारा गया, हमको नीच बताया गया, हमारे मन में ये भाव भर दिया गया कि तुम हीन हो, जो दूसरे लोग हैं वो अच्छे हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी थी, व्हाइट मैन बर्डन, और व्हाइट मैन बर्डन में उन्होंने लिखा था कि इन गोरे लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मुझे दुनिया के लोगों को पढ़ाना है। अरे रुडयार्ड किपलिंग, तुम तो बहुत बाद में पैदा हुए, तब तुमने जिम्मेदारी महसूस करी कि हमको दुनिया के लोगों को पढ़ाना है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में श्लोक है, एतद्देश प्रसूतस्य सकः सात्रक जन्मनः स्वम स्वम चरित्र संस्कारितेन पृथिव्याम सर्व मानवः। हम पृथ्वी के सभी मानवों को खाली पढ़ाने के लिए नहीं, संस्कारित करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी शिक्षा संस्कारों से कट गई, हमारी शिक्षा संस्कारों से कट गई, हम इसीलिए खत्म हो गए, हम चाटुकारिता पर आ गए। राजा बोला रात है, रानी बोला रात है, सबने बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। हमारी बच्चों की क्यूरियोसिटी खत्म कर। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खाली 3 बातों पर आपके सामने रखना चाहूँ। नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी कोई ऐसा कैनवास आपके सामने नहीं लाती है कि दुनिया में वो चीज पहले नहीं थी। वो सब चीजें दुनिया में थी, लेकिन उनको समेट करके 66 पेजों में आपके सामने रखना और उसके एग्जीक्यूशन का एक मॉडल देना इसके सबसे बड़ी खासियत। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये 3 चीजों पर फोकस करती है। पहली चीज, बच्चों की क्यूरियोसिटी। आप बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाइए, चाहे वो पहली क्लास का है, चाहे नर्सरी क्लास का है, और चाहे वो पीएचडी लेवल का है, उसके ऊपर का। दूसरी खासियत बात वो कहता है कि स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, आप में सेवा भाव होना चाहिए। आप खाली अपने लिए ही न पढ़ें, अपनों के लिए पढ़ें। और तीसरी बात वो कहता है कि आपका स्ट्रॉन्ग मॉरल एथिकल कंपास होना चाहिए, आपका जो चरित्र है वो उत्तम होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हुई तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने लक्ष्यों को पा पाएगी, और अगर ये 3 चीजें नहीं हुई तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने लक्ष्यों को नहीं पा पाएगी। अब मैं पहली चीज से चलता हूं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हम लोग थोड़ा धीमे धीमे बोलने मैडम, आवाज आती है कम तक है, ठीक ना? प्लीज, मैं क्यूरियोसिटी से चलता हूं, मैं क्यूरियोसिटी से चलता हूं। आप सब ने पढ़ा होगा कि भाई पश्चिमी पद्धति बहुत एडवांस है। बाइबल में एक कहानी है कि पहले आदम और हव्वा होते थे, स्वर्ग में एक बगीचा था, वहां बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे, कोई सेब लगा हुआ था वहां पर। आदम में जागरूकता जगी, क्यूरियोसिटी हुई कि ये है क्या। उन्होंने वो फल तोड़ करके खा लिया। जब वो फल तोड़ करके खा लिया तो उस बाग के रखवाले ने, जो भगवान थे, गार्ड थे, उन्होंने एडम को पनिश किया और पनिश करके कहा कि अब तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें क्यूरियोसिटी थी ना, तुमने जानने की कोशिश की ना कि ये कौन सा फल है। उनको जमीन पर फेंक दिया और कहा, जाओ हे पापियों, अपने पाप का भुगतान करो, अपने पाप को भुगतो। बाइबल में जितनी बार भी पढ़ो, प्रजा के लिए पापियों शब्द ही आता है कि आपने पाप किया है, पाप को भुगतने के लिए आप इस पृथ्वी पर हो। तो एडम में क्यूरियोसिटी थी, पाप को भुगतने के लिए पृथ्वी पर आ गए। हमारे यहाँ हनुमान जी को भी एक बार क्यूरियोसिटी हुई थी, उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया है? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। और जब उन्होंने मधुर फल खा लिया था तो उनको पनिशमेंट नहीं मिला था, ब्रह्मा ने उनको अवार्ड दिया था, उनको रिवार्ड दिया था, उनको द्विज की उपाधि दी थी, और वो द्विज की उपाधि से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। हमारे यहाँ क्यूरियोसिटी को हरदम बढ़ावा दिया गया, पहले बढ़ावा दिया गया। आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है रेडीमेड नॉलेज। जो किताब में लिखा है वो सही, जो टीचर ने कह दिया वो सही, जो नेता ने भाषण कर दिया वो सही। अरे इस दुनिया में सही कुछ नहीं, हर चीज परिवर्तनशील, समय के साथ चीजें बदलेंगी। इस चीज में अगर कोई चीज सही है तो सही केवल इतना है कि हर चीज बदलेगी, और हर चीज को बदलने का नियम है, बच्चों में ये दिमाग में बैठना चाहिए। जब तक टीचर बच्चों को 2+2 4 पढ़ाएगा, तब तक सामान्य स्टूडेंट पैदा हो। और जिस दिन विद्यार्थी 2+2 4.5 प्रूव करेंगे, 3.5 प्रूव करेंगे, उस दिन भविष्य 2+2 4 क्यों होता है? एक बार एक टीचर क्लास में आई, उसने बच्चों से कहा कि आज मैं नई तरीके से आपको पहाड़ा पढ़ने की कारण बताऊंगा। पहाड़ा कैसे पढ़ा जाए याद नहीं रहता है। उसने कहा अगर आपको 9 की टेबल याद रखनी है, उंगलियां उठाओ 10, पहली उंगली दबाओ तो 9 उंगलियां बची, 9 बचा 9। दूसरी उंगली दबाओ तो ये 1 बचा, इधर 8 उंगली बची, 9 2 जा 18। अगर 9 9 जा दबाओ तो ये उंगली दबाओ, इधर 8 बची, इधर 1 बची, 9 9 जा 81।
बच्चों को टेबल बहुत बढ़िया लगी। एक लड़की रात भर प्रैक्टिस करती रही, बड़ा मजा आता रहा। अगले दिन वो क्लास में आई, उसने कहा मैडम कल 9 की टेबल बताई थी, बहुत अच्छी लगी, बड़ा मजा आया, आज 8 की टेबल बता दो। 8 का टेबल उंगली से नहीं निकल रही, और उंगली से निकल भी सकती है। अगर आपने 9 की टेबल पढ़ने का कारण समझा होता, लॉजिक समझा होता, तो 8 की भी टेबल निकल जाती। लेकिन हमें तो किसी ने बता दिया था, हमने आपको बता दिया, आपने तीसरे को बता दिया। अरे जब हम 9 की टेबल पढ़ रहे थे तो इस फिंगर का वैल्यू 10 था, और जब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो उंगलियां 9 लेंगे, और जो इस तरफ उंगली बचेगी उसका वैल्यू बदल जाएगा, वो वैल्यू 9 होगी। और जब 9 वैल्यू देख करके आप टेबल निकालोगे तो 8 की भी टेबल निकल जाएगी, 7 की भी टेबल निकल जाएगी। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम अपने बच्चों को चैलेंज पैदा करने वाला कैसे बनाएं। हम उनको नकल करने वाला न बनाएं, हम उनको पालतू आंसर रखने वाला न बनाएं। हम अपने टीचर से भी ये अपेक्षा करेंगे कि वो भी इनोवेटिव। मैं अमेरिका के एक स्कूल में था, छोटी सी क्लास थी। एक सवाल दिया गया कि एक बाग में 2 चिड़िया थी, 2 चिड़िया और आ गई, कितनी चिड़िया हो गई? सिंपल सा सवाल कि 2 + 2 कितना होता है। वहां जो पढ़ाने का तरीका है कि हर बच्चे को एक आंसर शीट दी गई, बच्चे ने उसमें बगीचा बनाया, फिर 2 चिड़िया बनाई, फिर 2 चिड़िया बनाई, जवाब 4 था। एक छोटी सी बच्ची थी, उसने जवाब 5 लिख रखा। टीचर ने उससे कहा कि 5 कैसे हुआ? तो उसने दिखाया, उसने गार्डन बना रखा था, 2 चिड़िया बना रखी थी, 2 चिड़िया और बना रखी थी। उसके बाद उसका कहना था कि ये चिड़िया चिड़िया रही तो एक चूजा हो गया, उसने एक चूजा बना रखा था। और जवाब 5। टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई, उसको पूरा नंबर दिया। उसके बाद चाय का समय हो गया, मैं अंदर गया, मैंने उससे पूछा कि मैडम सवाल तो 2 + 2 था, उसका आंसर 5 था, और आपने कहा बहुत ठीक, आपने नंबर दिया। उसने कहा अनिल जी, जब लड़की 2 + 2 + 1 जोड़ सकती है तो वो 2 + 2 क्यों नहीं जोड़ सकती? लेकिन अगर हमारे यहाँ दशमलव की जगह पर दशमलव नहीं लगा तो नंबर मैथमेटिक्स में 0 मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो अगर नंबर नहीं मिलेगा तो क्रिएटिविटी आएगी। जहां तक नंबर की बात है, हमारी यूनिवर्सिटीज को डिग्री डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर के रूप में नहीं काम करना चाहिए। हमारे कॉलेजेस को डिग्री वितरण केंद्र के रूप में नहीं काम करना चाहिए। हम डिग्री बांटने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। यूनिवर्सिटीज शुड नॉट एक्ट एज अ टीचिंग मशीन। हम टीचिंग मशीन नहीं है। हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो फॉर्मूला अपनाते हैं, कहने के लिए अपना सकते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था उससे भी परे है। अरे पौंडीचेरी में आश्रम है, कभी जाकर के वहां का स्कूल देखो, वहां भी मार्कशीट मिलती है, अंक पत्र मिलता है, लेकिन अंक पत्र में मैथमेटिक्स के नंबर नहीं लिखे होते, अंक पत्र में लैंग्वेजेस के नंबर नहीं लिखे होते। वहां की मार्कशीट में लिखा होता है कि ये बच्चा मेरी संस्था में 5 साल रहा है, और अगर ये 5 साल मेरी संस्था में रहा है तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि इसका कम्युनिकेशन ऐसा होगा, इसकी मैथमेटिकल एबिलिटी ऐसी होगी, इसका पढ़ाई में स्तर ये होगा, इसका कैरेक्टर ऐसा होगा। वो जिम्मेदारी लेता है, पूरे चरित्र की जिम्मेदारी लेता है, गणित में 100 में 50 नंबर की जिम्मेदारी नहीं लेता है। बच्चा नहीं पास, जब तक आप बच्चे को पास करोगे आपकी शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी रहेगी। जिस दिन आप संस्था को पास करोगे, जिस दिन आप शहर को पास करोगे, जिस दिन आप देश को पास करोगे, जब आप कहते हो कि मैं दयालबाग से पढ़ करके आया हूं, तो मन में एक दूसरी भावना आती है। वो आपके नंबर नहीं पूछता है, आप दयालबाग में पढ़े हैं नहीं हो। आज आप कहते हो कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अरे फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि फिनलैंड
के 100% स्कूल अच्छे होंगे, फिनलैंड में भी 2-4-10 स्कूल खराब हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि उनका पूरा देश क्वालिटी एजुकेशन देने के मामले में पास हुआ। वहां एक स्कूल नहीं पास है, 2 स्कूल नहीं पास है, पूरा का पूरा देश पास है। और हमें लगता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ऐसी व्यवस्था आएगी कि जब हमारा पूरा का पूरा देश पास होगा। प्रोफेसर नरेंद्र जी जेएनयू के बोल रहे थे कि जब ट्रांसफॉर्म हम होंगे, अरे हम ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? अगर हम जड़ों से जुड़ करके प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हो पाए तो हम ट्रांसफॉर्म होंगे। हमारे यहाँ नरेंद्र ट्रांसफॉर्म हुए, जो नरेंद्र ट्रांसफॉर्म हुए तो विवेकानंद हो गए। हमारे यहाँ मछुआरे का बच्चा ट्रांसफॉर्म हुआ, मछुआरे का बालक ट्रांसफॉर्म हुआ तो एपीजे कलाम हो गया। अरे हमारे यहाँ चाणक्य ट्रांसफॉर्म हुए, हमारे यहाँ चंद्रगुप्त तो भेड़े चलाते थे, वो ट्रांसफॉर्म हुए जब उन्होंने जड़ों से जुड़ करके और प्रगति के रास्ते को चुना, दुनिया को सही पर्सपेक्टिव में चुना, हम बालकों को सही पर्सपेक्टिव में देश विदेश की शिक्षा व्यवस्था दे सके। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यही लक्ष्य है। बोल रहे थे जुड़ कैसे पाओगे? जब आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी भाषा नहीं होगा तो आप अपनी बात कह भी नहीं पाओगे। अरे जिस भाषा में सपने आपको आते हैं, आपकी पढ़ाई का माध्यम वो होना चाहिए। देख लेना कि भाषा में आपको सपने हिंदी में आए, हिंदी में पढ़ाई रखो, अंग्रेजी में आए, अंग्रेजी में रखो। अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको वो दे सको। एक ऐसे किसी की कहानी सुनी थी, एक स्वामी जी ने सुनाई थी। एक स्वामी जी मृदंग बजाते थे जंगल में, और जब मृदंग उस ढोलक की आवाज उठती थी तो एक मेमना वहां पर आकर के रोज बैठता था। तो कहे स्वामी जी के शिष्यों ने देखा और उन्होंने उस मेमने से पूछा कि भाई तुम रोज चले आते हो, तुमको कुछ स्वर लय ताल इसकी समझ है? तो कहे मेमने ने कहा कि मुझे स्वर लय ताल किसी की समझ नहीं है। तो कहे फिर क्यों आते हो? तो उसने कहा कि ये जो आप बाजा ढोलक बजा रहे हैं, इसमें जो बढ़ा हुआ खाल है ये मेरी माँ की खाल से बढ़ा हुआ है, और मेरी माँ की खाल पर जब थाप पड़ती है तो उसकी आवाज हमें यहाँ बुलाती है। मैं उसलिए आता हूँ। हमको अपनी माँ की आवाज पर नहीं आने दिया जाता है, हमको उस आवाज पर आने दिया जाता है जो 5000 किलोमीटर दूर से आई है। अरे जिन सपनों से, जिन आंखों में हमने सपने देखे हैं, हमको उस भाषा में पढ़ने दो। छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसकी माँ कितने गंदे मैले कुचले कपड़े पहने हो, बगल में कितनी सुंदर महिला खड़ी हो, उसको उंगली पकड़ना होगा तो वो बहुत लाली लिपस्टिक वाली महिला की उंगली नहीं पकड़ेगा, वो अपनी मैली कुचैली माँ की ही उंगली। बातें बहुत कही जाती है, मैं खाली एक लाइन कह के इस पॉइंट को समाप्त करूंगा कि मैं जिंदगी भर गुनाह करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। आपको पॉइंट लेना है, आपको कहां पर था, आपको कैरिकुलम बदलना हो, आप क्या पढ़ा रहे हो उसमें स्टेक होल्डर्स की हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या पढ़ाना जरूरी है, क्या पढ़ाना नहीं जरूरी है? अरे किस समाज में उनका बुरा पक्ष नहीं आया, किस समाज में कालखंड ऐसा नहीं आया कि जो काला रहा हो? वो जरूरी है कि हम उसको उतना जोर दे करके पढ़ें। जब तक आपका जोश नहीं रहेगा, कर्नल टाट ने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, उस राजपूताना में उन्होंने छोटी सी घटना का उदाहरण दिया। समझ आता हो जाए भैया, बजा देना, 10 सेकंड में आ जाऊंगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने सुना कि जैसलमेर में एक कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका जो सरदार है वो हाथ के मुक्के से पहाड़ को तोड़ देता है। कर्नल टाट ने लिखा कि हमको विश्वास नहीं हुआ, मैं वहां उस ट्राइबल कम्युनिटी के पास में गया तो कहे उसके सरदारों ने कहा कि हाँ मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। कर्नल टाट ने कहा कि मैं मान गया,
2 घंटे का कार्यक्रम हुआ। ट्राइबल आए, इकट्ठा हुए, अपने बड़ी जो रंगीली वेशभूषा उनकी होती है। फिर धीमे धीमे उन्होंने ढोल बजा बजा करके कुछ गाना शुरू किया। पहले धीमे धीमे गा रहे थे, फिर तेज तेज गा रहे थे। घंटे 2 घंटे में आवाज बहुत पीक पर पहुंच गई तो उनका सरदार उठा, उसने मुट्ठी बांधी, पहाड़ पर चट्टान पर उसने मुट्ठी से प्रहार किया और वो पत्थर टूट। कर्नल टाग ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित था, मैंने उसको डिनर पर बुलाया तो कहे वो डर रहा था, जो ट्राइबल का सरदार था, क्यों बुलाया? तो कहे जब मैंने उसको डिनर पर बुलाया तो मैंने उससे पूछा कि भाई जब तुम पहाड़ तोड़ सकते थे तो तुमने मुझे 2 घंटे वेट क्यों करवाया? 2 घंटे तुम ये ढोलक बजा करके इतने जोर जोर हमारे कान क्यों फोड़ते रहे? तो उसने कहा कि सर हम आपके कान नहीं फोड़ रहे थे, हमारे लोग कह रहे थे कि पहले हमने ये लड़ाई लड़ी, हमने ये लड़ाई जीती, हमने ये लड़ाई लड़ी, हमने ये लड़ाई जीती, और जब ये आवाज चरम पर पहुंच गई 2 घंटे में, तब हमें जोश आ पाया, हमारे हाथ में वो ताकत आ पाई कि हम पहाड़ को तोड़ सके। अगर हमको ये पढ़ाया गया हम पानीपत की ये लड़ाई हारे, हम पानीपत की ये लड़ाई हारे, हम पानीपत की ये लड़ाई हारे, तो हमारे हाथ में जो ताकत होगी वो भी खत्म हो जाएगी, उसको सफलता नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो कैरिकुलम हमारे हक पढ़ाया था, प्रिंसिपल साहब का नोटिस आता है कि कैरिकुलम पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है, कितने पीरियड और चाहिए, कितने घंटे और चाहिए। अरे कैरिकुलम कवर नहीं होता, कैरिकुलम कवर किया भी नहीं जा सकता है, कैरिकुलम डिस्कवर होता है। जिस दिन टीचर और स्टूडेंट मिल करके कैरिकुलम को डिस्कवर करेंगे उस दिन रियल एजुकेशन आएंगे, और जब तक कवर करोगे तब तक नकलची बंदर पैदा होते हैं। आपको जैसा बनना है आपको वैसा न कैरिकुलम डेवलप किया जाता है, न कैरिकुलम इम्पोज किया जाना चाहिए, कैरिकुलम इवॉल्व किया जाना चाहिए, कैरिकुलम में माटी की गंध आनी चाहिए, कैरिकुलम संस्कृति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और अगर आप ऐसे कैरिकुलम को डिस्कवर करोगे तो आपका मस्तिष्क मजबूत होगा। हमको 140 करोड़ वाइब्रेंट माइंड चाहिए, हमको 140 करोड़ की संख्या नहीं चाहिए, हमको समर्थ जनसंख्या चाहिए। और समर्थ जनसंख्या 140 करोड़ जब आप कैरिकुलम डिस्कवर करोगे तभी हो। दूसरी बात थी स्पिरिट ऑफ सर्विस। हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते अगर हम खाली अपने लिए जीते रहे। हमारा समाज पश्चिम से अलग है, पश्चिम में समाज अपने लिए जीता है, हमारे यहाँ सबके लिए जीता है। उनके यहाँ हर कोई कमाएगा, हर कोई खाएगा, हमारे यहाँ एक भी कमाएगा तो पूरा परिवार खाएगा अगर वो सक्षम नहीं है। हमारी 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 समझ ही उनसे अलग है। हमारे जो सिद्धांत हैं वो पिंड से ब्रह्मांड की ओर हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं वो व्यष्टि से समष्टि की ओर हैं। हमारे यहाँ अकेले को मुक्ति नहीं मिलती, अगर मुक्ति मिलेगी तो पूरी समष्टि को मुक्ति मिलेगी। कोई अकेले में कंदरा में बैठ करके पूजा कर लेगा तो उससे खाली उसको मुक्ति मिल जाए ये संभव नहीं। तो आपने जो सीखा है उसको समाज को दे सकते हो। अगर आप उसको समाज को दे सकते हो, दूसरों का भला कर सकते हो, तब आप अच्छे हैं, तब आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप नहीं दे सकते हो तो कहने की फिर कोई बात ही नहीं। और तीसरी बात जो बात थी कि आपका जो एथिकल कंपास है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। शिक्षा, अरे शिक्षा जो जब तक आपकी जड़ों से जुड़ी रहती है ना, पतंग तभी तक उड़ती है जब तक उसकी डोर आपके हाथ में रहती है। और जिस दिन डोर आपके हाथ से छूटी, कटी पतंग, उस दिन पतंग 10-20 फीट और ऊपर जाएगी और उसके बाद उसके नीचे आना उसका तय है। तो जब तक आप अपने कल्चर से जुड़े हो तब तक आपका एथिकल कंपास मजबूत है। और जहां आप कल्चर से छूटे तहां आपकी पतंग 2-4 फीट ऊपर उड़ करके और जमीन पर आना उसका तय है।
मेरा निवेदन खाली इतना था, मैं कहूं कि अपने यहां देखो रामायण में दो चरित्र हैं, राम है रावण है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ सफल आदमी वो है जिसके पास धन ज्यादा हो, जिसके पास बल ज्यादा हो, जिसके पास बुद्धि ज्यादा हो। धन किसके पास ज्यादा था? राम के कि रावण के? रावण। और बल किसके पास ज्यादा था? रावण के 10 सिर उसके थे। और बुद्धि भी रावण के पास कम नहीं थी, महापंडित था, महाज्ञानी। अब रावण के पास धन भी ज्यादा था, बल भी ज्यादा थी, बुद्धि भी ज्यादा थी, लेकिन पूजा हम राम की करते हैं। क्यों हम पूजा राम की करते हैं? क्योंकि राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम था, उत्तम था, उनका चरित्र रावण से उत्तम था, इसलिए हम राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा नहीं करते। अगर हम ऐसे नागरिक पैदा कर सके जिनका चरित्र उत्तम हो तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा आगे जाए। अगर हमको ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी है तो कुछ बड़े बड़े टर्म यूज किए गए हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारे यहाँ होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारे यहाँ ग्रुप लर्निंग पर फोकस होगा, हमारे यहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। कहने से काम नहीं चलेगा, आपको कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग लाना पड़ेगा। क्योंकि जो आप पढ़ाते हो, जो आप पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पढ़ाया कैसे जाता है। अपने यहाँ पढ़ाने की व्यवस्था है कि आपके 100% नंबर आ जाए, 99% नंबर आ जाए, लेकिन क्लास में अगर दूसरी पोजीशन है तो माँ बाप की नजर में आप अच्छे नहीं, क्योंकि पोजीशन आपकी दूसरी है, एक कोई आपसे आगे है। और तुम्हारे 40% नंबर आ जाए, क्लास में तुम्हारी पोजीशन नंबर 1 हो, माँ बाप बहुत खुश है कि तुमने सबको हरा दिया, तुमने सबको गिरा दिया, तुमने सबको नीचा दिखा दिया। अरे जब पढ़ाया तुमको इसीलिए गया कि सबको गिरा दो, सबको हरा दो, सबको नीचा दिखा दो, तो जब जिंदगी में आओगे, IAS ऑफिसर बनोगे, क्या करोगे? सबको गिराओगे, सबको नीचा दिखाओगे, सबको छोटा सा दिखाओगे। अरे हमारी एजुकेशन व्यवस्था कोऑपरेशन के लिए होनी चाहिए, कंपटीशन के लिए नहीं होनी चाहिए। सब मिलकर के काम करेंगे, ग्रुप में मिलकर के काम करेंगे, जिसमें जो क्षमता होगी उस क्षमता के हिसाब से वो सहयोग करेंगे। अगर सब मिलकर के काम करेंगे तो कोऑपरेटिव समाज डेवलप होगा, और अगर इंडिविजुअलिस्टिक समाज बनाओगे तो कुछ लोग सफल होंगे, वो बाकी का शोषण करेंगे। मुझे लग रहा है कि समय अब ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं खाली संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा ये शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है जो आपको जिंदा कर सकती है, जो आपको खत्म कर सकती है। और इस शिक्षा व्यवस्था में जितने स्टेक होल्डर हैं, खाली विद्यार्थियों से ही बहुत कुछ अपेक्षा मत करिए, जितने स्टेक होल्डर हैं सबकी जिम्मेदारी है। जो हम टीचर्स बैठे हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। एक क्लास में एक बच्चा सो गया, टीचर ने इधर से कहा कि रामलाल जी तुम्हारे बगल में श्यामलाल सो रहा है, इसको जगाइए। उस बच्चे ने कहा सर ये बात मेरे से मत कराइए, इनको आप ही ने सुलाया है, आप ही जाइए। आपको सुलाने में हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा दिमाग भी सुनती है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। खाली नोट्स बना करके पढ़ा दो वो काम नहीं चलेगा। आपको किस तरीके से करिकुलम बनाना है, आपको किस तरीके से फ्लेक्सिबल लर्निंग लानी है, आपको किस तरीके से कोऑपरेटिव लर्निंग लानी है, आपको किस तरीके से। वो कहती है कि रिसर्च क्लास 1 से शुरू होगी, रिसर्च नर्सरी से शुरू होगी। रिसर्च डिग्री देने के लिए नहीं है, रिसर्च ज्ञान पैदा करने की मेथोडोलॉजी है, ज्ञान जनरेट करने की मेथोडोलॉजी है। और जब तक नॉलेज आप जनरेट नहीं करोगे, विश्वविद्यालय के 3 ही काम है, या तो वो नॉलेज को 3 काम की प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, जो पहले हुआ है उस ज्ञान को वो इकट्ठा कर सके,
क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नया नॉलेज को जनरेट कर सके, एंड एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज कि जो नॉलेज है उसको समाज के कोने कोने में पहुंचा सके। तो हम टीचर की जिम्मेदारी है कि हम तीनों भूमिकाओं में अपने को बहुत अच्छा साबित करें। फिर विद्यार्थियों से भी अपेक्षा है वो खाली कॉपी करने वाले न बने, वो खाली पास होने वाले न बने, वो डिग्री ओरिएंटेड न बने, क्योंकि दुनिया के रिसोर्सेस को आपको अपनी तरफ लाना है। इस हम लोगों के यहाँ स्किलिंग की बात हो रही है। अरे स्किलिंग हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट लोग हैं 2% खाली ग्रेजुएट ऐसे हैं जो स्किल्ड हैं। कोरिया में 97% ग्रेजुएट स्किल्ड होते हैं। हम पता नहीं समझ नहीं पा रहे और हम स्किल भी उस बारे में कर रहे हैं जो जॉब हमारे 10 साल पुराने हैं। डेल कमेटी ने और डेल कंपनी ने एक सर्वे किया कि आने वाले 5 साल में किस तरीके के जॉब होंगे, तो निकल करके आया कि अगले 5 साल में कैसे जॉब होंगे। 85% जॉब का नेचर ही नहीं पता कि कैसा है, क्योंकि नए तरीके के जॉब होंगे, उनके बारे में हमको पता ही नहीं। जब उस जॉब के बारे में ही हमको नहीं पता है तो तैयार किसके लिए करेंगे? अरे तैयार आपको विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों को करना है। अगर मानसिक शक्तियां मजबूत होंगी तो चाहे जैसी सिचुएशन हो हम उससे लड़ करके अपने लिए जगह बना लेंगे। हम मैथमेटिक्स सवाल हल करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम मैथमेटिक्स बीजगणित जानने के लिए, रेखागणित जानने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हम मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी, हमारी मैथमेटिकल एबिलिटी, हमारी रिलेशनशिप की एबिलिटी, हमारी क्लासिफिकेशन की एबिलिटी ज्यादा मजबूत हो सके। और अगर ये एबिलिटी यमुना के गंदे पानी में नहाने से साफ होती है तो हमको गंदे पानी में नहाना चाहिए, और अगर किताब पढ़ने से साफ होती है तो किताब पढ़ना चाहिए। हमारा अल्टीमेट पर्पस मैथमेटिकल एबिलिटी साफ करना है, मैथमेटिक्स की किताब पढ़ना है। शिक्षा व्यवस्था बड़े अजीब दौर से गुजर रही है। ना आज यहाँ प्राइमरी एजुकेशन है, ना सेकेंडरी एजुकेशन है, ना हायर एजुकेशन है। यहाँ 2 तरीके की एजुकेशन है, एक अमीर की एजुकेशन है, एक गरीब की एजुकेशन। और इस अमीर गरीब की एजुकेशन की खाई को आपको बांटना होगा, तभी आप सबकी शक्तियों का उपयोग कर सकोगे। बड़े से बड़े अपने विद्वान होते हैं, 10 साल बड़ा बिजनेस चलाते हैं। ईमानदारी से अगर अपने दिमाग को टेस्ट कराए तो जो क्षमता इनमें होगी उस क्षमता का 1.5-2% यूज करते हो। इनके मस्तिष्क की जो क्षमता होगी 98% इनकी क्षमता अनएक्सप्लोर्ड होगी, पता ही नहीं होगा कि हमें संभावना क्या क्या है। और मुगल साहब तो बड़े बिजनेसमैन इसलिए 2% यूज करते हैं। जो हम लोग इधर उधर बैठे हैं, कोई 0.5% यूज कर रहा होगा, कोई 0.25% यूज कर रहा होगा। हमें लगता है कि हमें और भगवान में खाली यही अंतर है कि हम अपने दिमाग का 0.25% यूज करते हैं, भगवान अपने दिमाग को 100% यूज कर रहा होगा। जिस दिन हमारे विद्यार्थी अपने दिमाग का 100% 140 करोड़ विद्यार्थी यूज करने लगे, उस दिन जो आपकी 23 करोड़ भगवान की संकल्पना थी, 32 करोड़ भगवान की संकल्पना थी, वो संकल्पना सही हो जाएगी। क्योंकि जब आप 100% अपने दिमाग को यूज करोगे तो तुमसे अन्याय होगा ही नहीं, तुमसे आलस होगा ही नहीं, तुमसे पाप होगा ही नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बस खाली मैं अंतिम बात करके अपनी बात समाप्त करूं कि नेशनल एजुकेशन ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इंडिविजुअल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, देश को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हमको ये मौका देती है कि अगर छोटी जगह पर भी कोई अच्छी चीज है तो उसको हमें लेना चाहिए, बड़ी जगहों पर भी कोई अच्छी चीज है उसको हमें लेना चाहिए। हम ये मत मान करके चले कि ज्ञान खाली दिल्ली में रखा है, ज्ञान खाली अमेरिका में रखा है, ज्ञान खाली इंग्लैंड में रखा हुआ है। अरे ट्राइबल एरिया में जाओ, सुंदर झोपड़ी गोबर से पुती हुई बनी होती है आदिवासी की, और बड़े फास्ट कलर से लिखा होता है सुस्वागतम, सुभागम। और यहाँ के बड़े सेठ बिजनेसमैन के घर पर जाओ, बड़ा सा गेट होगा, बोर्ड लगा होगा, कुत्ते से सावधान। लेना है लेसन तो हमको जो सुस्वागतम वाला है वहां से लेना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए कल्चर की बात करती है। और बस मैं खाली
लास्ट में प्रेमचंद की एक कहानी मंत्र की 2 पंक्तियां कहकर के अपनी बात समाप्त करता हूँ। मंत्र कहानी आप सबने पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने ना पढ़ी हो एक बार और पढ़ लें। उसमें 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक डॉक्टर चड्ढा है, एक भगत। डॉक्टर चड्ढा बड़े डॉक्टर हैं, अस्पताल है उनका, अस्पताल खुलने का टाइम है, बंद होने का टाइम है। शाम को हाफ पैंट पहन करके वो पोलो खेलते हैं, जो आधुनिक जीवन होता है वो जीते हैं। भगत का बच्चा बीमार होता है, भगत और उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर के आते हैं। डॉक्टर का अस्पताल का बंद होने का समय है, उनका खेलने का समय है। वो डॉक्टर चड्ढा से बहुत कुछ कहते हैं कि आप मेरे बच्चे को देख लो। डॉक्टर चड्ढा मना कर देते हैं कि अस्पताल का समय पूरा हो गया, मेरा खेलने का समय है, मैं जा रहा हूँ। नहीं सुनते हैं, वो पांव पर गिरते हैं। भगत का बच्चा नहीं बच पाता है, नहीं रह पाता है। कुछ दिनों बाद गरीब आदमी क्या करते, वो रो करके बैठ जाएंगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर चड्ढा का बच्चा शहर से विदेश से आता है, उसको सांप काट लेता है। सांप काटने की दवा उस समय नहीं थी, मंत्र से सांप का जहर उतारा जाता था, मुनादी पिटती थी। ये भगत भी जानता था सांप का जहर उतारने का मंत्र। जब उसके कान में मुनादी पड़ती है कि डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को सांप ने काट लिया है, तो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ वो उठ के जाना चाहता है। उसकी पत्नी कहती है कि भगत ये वही डॉक्टर है जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा था। 1-2 बार वो मना करता है। वो बुढ़िया जानती है कि मैं कितना कह लूं, ये भगत मानेगा नहीं, जाएगा नहीं। फिर वो धीमे में नाटक करती है जैसे वो सो गई। भगत चुपके से उठते हैं, जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जहर उतारते हैं। डॉक्टर चड्ढा उसको सब कुछ दे देना चाहते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं। चुपके से आकर के अपनी चारपाई पर फिर सो जाते हैं, ये समझ करके कि बुढ़िया को पता ही नहीं कि मैं गया हूँ। मेरा निवेदन ये है कि इस संस्थान से डॉक्टर चड्ढा भले न निकले, लेकिन अगर भगत जैसे विद्यार्थी निकलेंगे